बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम लंगा। आज भी हम इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद उससे जो पैदा होने वाली सूरत हाल है यकीनन वो हमारी इस गुफ्तगू का अहम तरीन हिस्सा होगी। एक तरफ सियासी जंग जो है वो तेजी इख्तियार करती जा रही है। बलूचिस्तान और केपीके में जो सूरत हाल है वो मेरे ख्याल में इतनी खूबसूरत, अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है किसी भी तौर से, क्योंकि अब हर तरफ सिर्फ एक ही नारा है, एक ही शोर है कि जो कुछ भी है आप इलेक्शन के नताइज का ऐलान करें और इलेक्शन के नताइज का ऐलान इस तरह करें जो लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने जिसे वोट दिया है वो उसे कामयाब करार दिया जाए, यानी जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक। लेकिन एक नुक्ता नजर हमारा ये है दोस्तों का, जो ये कहते हैं कि जी फॉर्म 45 में तो आप पकौड़े खाएं। आप तकरीबन कोई 2-2.5 लाख के करीब फॉर्म 45 होंगे पूरे पाकिस्तान के, जिनको 15 दिन के अंदर अंदर अपलोड भी करना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो नहीं किया, जिसके पीछे जाहिर है बहुत सी वजूहात हैं कि फॉर्म 45 ही को जब पर हिसाब करके फॉर्म 47 इशू किया जाता है। जब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 आपस में नहीं मिलेंगे तो गड़बड़ होगी। अब फॉर्म 45 तो हर उम्मीदवार के पास मौजूद होता है, क्योंकि उसका पोलिंग एजेंट हर हल्के में, हर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होता है जहां पे पोलिंग हो रही होती है। तो ऐसी सूरत हाल में जहां पे डकैती हुई वहां पर ये इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया। हो तो ये रहा था कि पिछले कई इलेक्शंस में इसी तरह किया जा रहा था, लेकिन इस दफा लोग इतने अवेयर हो गए थे खुसूसन कि फॉर्म 45 क्या है और उसे फॉर्म 45 कहते हैं और उसकी अहमियत क्या है। ये बहुत अहम अवेयरनेस थी जो ना सिर्फ पोलिंग एजेंट्स को पता थी बल्कि आम वोटर्स को भी पता थी। अब ऐसी सूरत हाल में जो इज्जत और नेकनामी का तकाजा है वो यही है कि जो कुछ अवाम ने किया है, अवाम ने जिसे वोट दिया है, अवाम ने काले चोर को वोट दिया है, आप काले चोर को वजीर आजम बना, लेकिन खुदारा इसे गड़बड़ इस मौके पर ना कीजिए, क्योंकि ये बात अब सियासी इदारों से बढ़ती हुई, ये सियासी जंग जो है, ये टेंशन जो है वो बढ़ते हुए चला गया है अब इदारों की तरफ। अब लोग बराह रास्त इदारों का नाम लेने लगे हैं और ऐसी सूरत हाल में जब हमारे इदारे मुतनाज़ा हो जाएं, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल हो जिसका फायदा कोई बाहर की कुव्वत उठा ले, उसमें मेरे ख्याल में हम में से किसी की भलाई नहीं है। और अगर हमें 1 कदम या 2 कदम पीछे हटना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की कामयाबी आगे बढ़ने से है। और डिफेंसिव और ऑफेंसिव जो हमारे फौजी इदारे हैं वो तो खैर बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कभी कभी फौज को जंगी हिकमत अमली के तहत पीछे भी हटना पड़ता है, तो वो आपने अपने इलाके को बचाने के लिए, अपनी फतह को कामयाबी को पक्का करने के लिए आपको ये करना पड़ता है। तो ये तो तय है कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और अगर सब कुछ हाथ से निकल गया तो जैसे मैंने अपने पिछले एक प्रोग्राम में कहा भी था, फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रहेगा, हम सब गुलाम हो जाएंगे और हमारे इदारे भी गुलाम हो जाएंगे। अब ये सियासी जंग जो है उसमें बढ़ रही है, जो टेंशन आ रहा है उसमें कशीदगी बढ़ रही है, तो इस कशीदगी में अब इदारों का नाम भी लिया जा रहा है। और वो जो मुखालिफ उम्मीदवार थे, पीडीएम वाले जो ग्रुप था, अब उसमें महमूद खान अचकजई जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने एक तकरीब में, एक पब्लिक गैदरिंग में खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने क्या कहा, सब खिताब तो नहीं सुना सकते लेकिन थोड़ा सा हिस्सा उसका 1-1.5 मिनट का मैं आपको सुनवाता हूं, आप सुनिए, उसके बाद हम फैसला करते हैं। जिसमें इंसाफ का बोलबाला होगा, जिसमें मुतफ़िक़ाइन की बालादस्ती होगी, जिसमें मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, और जो पॉलिसियां बैरूनी वो अंदरूनी वो पार्लियामेंट से बनाई जाएंगी। हमें इसलिए बुरा भला कहा जा रहा है कि हम पागल नहीं हैं। मियां नवाज शरीफ, मैं माफी चाहता हूँ, बड़ी मुश्किल से एक तंजीम बनी थी जिस पे पाकिस्तान की तमाम बड़ी तस्वीर जो दस्तखत किए थे, वो पता नहीं क्यों इमरान की दुश्मनी में इस हद तक चली गई कि उसका एक लीडर कहता है कि मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की चांद आंख का तारा हूं। शर्म की बात है, शर्म की बात है। एक ऐसा आदमी जिसने पीडीएम के ऐलाननामे पे दस्तखत किए हैं, और उसका तीसरा या चौथा नुकता यह है कि अफवाज पाकिस्तान जिस तरह दुनिया में तमाम अफवाज सियासत से दूर रखी गई हैं,
हमारी अफवाज भी दूर रहेंगी। मैं क्या करूं, दोस्त हैं सारे। पश्तूनख्वा मियां पार्टी ने और कोई कमाल नहीं किया। हमने जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक गलत रास्ते पे थे, जमहूरी अंदाज में जब एक गलत रास्ते पे थे और उन्होंने इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद, जिसमें हमारे बलूचिस्तान और पश्तूनख्वा वतन के बड़े बड़े अकाबर सारे शामिल थे, हम पार्लियामेंट में नहीं थे। बेनजीर की हुकूमत के खिलाफ उन्होंने IJI बनाई, तो पश्तूनख्वा मियां पार्टी वाहिद पार्टी थी जिसने मियां नवाज शरीफ और IJI के बड़े बड़े अकाबरीन, जिनमें पश्तून लीडर भी थे, बलोच भी थे, सिंधी भी थे, हमने काले झंडों से उसका इस्तेमाल किया। महमूद खान अचकजई हो या अख्तर मेंगल हो या इवन अब मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, क्योंकि उनकी पार्टी भी एक तरफ से अब मुखालिफ होती चली जा रही है, हॉस्टाइल हो रही है। हमारे उन लोगों को जो फैसला साज हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि इख्तलाफ और दुश्मनी या ममलिकत के खिलाफ बगावत, इसमें क्या फर्क होता है और कैसे एक इख्तलाफ करने वाले को बागी बनाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो कॉलोनियल निज़ाम हुकूमत था उसमें यह किया जाता था। हमें तो इज्जत करनी है एक दूसरे की, एक दूसरे के जज्बात की, एक दूसरे के जो वसाइल हैं उनकी, और हमने मोहब्बतें बांटनी है। और जो काम मोहब्बत से हो जाए उसके लिए जो है जरूरी नहीं है कि नफरत पैदा की जाए या डंडा उठाया जाए। जैसा कि एक कहावत है कि अगर जो गुड़ से मर रहा हो उसे जहर देने की क्या जरूरत है। तो इस वक्त गुड़ की जरूरत है, तो गुड़ ही के जरिए हम अपने मसाइल का हल कर सकते हैं। और अगर ये तमाम पार्टियां जो इस तरफ से बढ़ती चली जा रही हैं, एक तरफ से PTI की हिमायत है, इमरान खान की हिमायत की तरफ जा रही हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बिलवास्ता या बिलावास्ता, उसमें नुकसान किसका है? सबसे ज्यादा हमारे इदारों का है। और इस मौके पर तो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, उन्हें अल्लाह ताला रास्ता बताए कि किस तरीके से इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन बहरहाल उनका एक नजरिया है, उन्होंने तो इस सारे काम में, सारे इस मसले पैदा करने में, केमिस्ट्री में एक टर्म होती है जो मुख्तलिफ उसके लिए जो रिएक्शंस होते हैं उनको तेज करती है, तो उसमें एक चीज होती है कैटलिस्ट। वो चीज जो उस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा तो नहीं लेता, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन को तेज जरूर कर देता है। तो ये कैटलिस्ट का काम ये फॉर्म 45 हमारे मुल्क में कर रहे हैं। और इस मौके पर, जिस मौके पर हमारे खुसूसन चीफ जस्टिस काजी साहब को ये फैसला करना था कि उन्हें सुमोटो लेना था, सुमोटो लेते और इस मसले को हल करते, क्योंकि उनका फैसला हर कोई मानता। लेकिन बहरहाल वो एक पार्टी बने। सिकंदर साहब तो राजा भी हैं, सिकंदर भी हैं, सुल्तान भी हैं। अब वो उनके नाम के साथ सिकंदर लगा हुआ है तो वो खुद को सिकंदर समझते हैं, राजा लगा हुआ है तो खुद को राजा समझते हैं, सुल्तान लगा हुआ है तो खुद को सुल्तान समझते हैं। वो राजे भी हैं, सिकंदर भी हैं, सुल्तान भी हैं, तो जो उनकी मर्जी आ रही है वो कर रहे हैं। जाहिर है, शेर है, जंगल में शेर की मर्जी है अंडे दे या बच्चे दे, तो राजा साहब की जो मर्जी आए करें। उन्होंने बर्बाद करना था इस इलेक्शन को, लेकिन एक छोटा सा इलेक्शन जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके बकौल सही नहीं किया था, उसके लिए तो उन्होंने एक पार्टी को की तजलील करके उसको तितर बितर कर दिया, उसका एक निशान ले लिया। उसके बाद जो उसे निशान दिए गए वो ऐसे घटिया घटिया निशान दिए गए, जूते दिए गए, जूता दिया गया। अब जूता पड़ा, जो लोग हारे उनको जूता पड़ा, जिनके वो उम्मीदवार थे उनके उम्मीदवारों को जूते पड़े। लेकिन बहरहाल ये अब अपनी अपनी मर्जी होती है, अपनी अपनी सोच होती है कि वो किस तरह सोचे। क्या पॉजिटिव हम नहीं सोच सकते? क्या हम सिर्फ वही करेंगे जो एक फकीर का कुत्ता करता है? तो हम फकीर के कुत्ते तो नहीं हैं, हम इंसान हैं और हमें इंसानों की तरह बिहेव करना है। राजा साहब को भी इसी तरह करना था। फिर पीपल्स पार्टी को अगर हम देखें, आज पीपल्स पार्टी के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो हैं वो आज इलेक्ट हो गए हैं, ओवैस शाह साहब और एंथोनी साहब। इस दफा पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अकलियती एक क्रिश्चियन हमारे मेंबर सूबाई असम्बली को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिप्टी स्पीकर का होता दिया है। पहले खवातीन देते रहे हैं, इस दफा उन्होंने एक अकलियती मेंबर सूबाई असम्बली को दिया है। फिर उसके बाद आज कल गुज़िश्ता सब जो हमने गुफ्तगू की थी, मलिक अहमद खान और मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़, इन दोनों को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है पंजाब असम्बली का। अब पंजाब असम्बली में कल कायदे ऐवान के लिए वोटिंग होगी, अब उसके लिए क्या होता है। लेकिन मलिक अहमद खान अवान जो हैं उनके लिए, जो मलिक अहमद खान जो हैं उनके लिए एक आज भी गुफ्तगू हुई, गुज़िश्ता शब भी गुफ्तगू हुई कि उनकी क्वालिटी क्या है।
तो उन्हें किस बात का सिला दिया, हालांकि वो फेवरेट उम्मीदवारों में नहीं थे। फेवरेट में तो मियां मुश्तबा रहमान साहब का नाम दिया जा रहा है कि जो पार्टी के लॉयल भी हैं और उन्होंने बहुत सारा काम किया, लेकिन वो क्या हुआ कि उन्होंने बुनियादी तौर पर जब इमरान खान की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान जो ताल्लुकात कायम कराए थे, ब्रिज बने थे, वो उसमें ब्रिज बने थे और उनकी गाड़ी ही की डिग्गी में छुपकर शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ से मिलने के लिए जाया करते थे। तो जाहिर है उसका सिला उन्होंने इदारों ने भी देना है और उन लोगों ने भी देना है जिन्होंने उन्हें वजीर आजम बनवाया। अब एक चीज और हो सकती है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए बर्बादी हो गई है, वो शिकस्त खा चुके हैं, बहुत बुरे हारे हैं और इस वक्त भी वो मेरा ख्याल तो यही है कि वो सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पा रहे। लेकिन ये मलिक अहमद खान जैसे लोग जो हैं वो उनके लिए एक और मुश्किल भी पैदा करेंगे किसी वक्त, क्योंकि मियां साहब का जो वोट दो का नारा था वो तो गया, खूह खाते हो गया, बढ़ गया। और अब ये वो लोग हैं जब बैठेंगे, जाहिर है स्पीकर इतना होता है, नंबर 2 पावर होती है स्पीकर की, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, वो आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में भी होगा, उसके पास राज भी होंगे। जब वो राज होंगे तो वो राज उनके मुखालफों के पास भी जाएंगे, इदारों के पास भी जाएंगे और वो जब चाहेंगे वो उनके खिलाफ इस्तेमाल भी करेंगे। तो बहरहाल अब ये मियां साहब की मर्जी है कि वो 85 वाली जो उनकी पॉलिटिक्स थी वो तकरीबन 40 साल गुजरने के बाद दोबारा वो जीरो पे आ गए हैं घूम के, वो 360 डिग्री का उन्होंने पूरा टर्न पूरा कर लिया है और अब बेटी के लिए उन्होंने दोबारा वहीं से सिलसिला शुरू किया है, वही तरीका इख्तियार किया है। लेकिन बहरहाल वो तो बहुत ज्यादा ओबीडियंट थे, लॉयल थे, बात मानते भी थे उस वक्त इदारों की, लेकिन उनकी बेटी शायद इस तरह ना करे, मरियम नवाज शायद इस तरह ना करें, और अगर मरियम नवाज ने इस तरह ना किया तो फिर हालात खराब होंगे और बदतर होते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में, कल हमने गुफ्तगू की थी पाकिस्तान के कुछ सूबों की बात हमने की थी। हम ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान के जो सियासी मसाइल हैं उनको किस तरह मजीद बेहतर बनाया जा सकता है, पाकिस्तानियों के मसाइल किस तरह ठीक हो सकते हैं। पाकिस्तानियों के मसाइल क्या हैं? पाकिस्तानियों की दौलत में इजाफा, पाकिस्तानियों का मेयार जिंदगी बेहतर, पाकिस्तानियों की सेहत, पाकिस्तानियों की तालीम। अगर रोजगार, तालीम और सेहत बेहतर हो जाती है तो उसके लिए बहुत अमली इकदाम करने पड़ेंगे। लेकिन इस सब के लिए सबसे अहम चीज जो बात की जाएगी वो ये होगी कि किस तरह पाकिस्तानियों के लिए तालीम अच्छी के बाद किस तरह उनका मेयारी जिंदगी बेहतर होता है, उनकी आमदनी के जराए किस तरह बढ़ते हैं और उनको जो वसाइल मिल रहे हैं वो वसाइल किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। हमारे यहाँ तो ये है कम से कम 30% से 60% के दरमियान जो है वो लीकेज होती है। जो बड़े बड़े हमारे मंसूबे होते हैं उसमें 50% तक चोरी होती है पैसा, और वो चोरी होता है पैसा, जब चोरी होता है तो वो मुख्तलिफ लोगों की जेबों में जाता है, जो उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, ओवरसीयर होते हैं, सर्वेयर होते हैं। ये छोटे पैमाने पर भी लोग होते हैं और जो ऊपर होते हैं मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर लेवल तक वो जाते हैं और वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होती है और लॉन्ड्रिंग के जरिए मुल्क से बाहर चला जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में एक नए इमरानी मुआहदे की जरूरत हम समझ रहे हैं। मैं गुज़श्ता कई बरसों से अपने दोस्तों से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में एक नया इमरानी मुआहदा होना जरूरी है, जिसके तहत जो मैं समझता हूं पाकिस्तान में कम अज कम 10 सूबे, पाकिस्तान को 10 सूबों में तकसीम किया जाना चाहिए, जिसमें पहला अगर हम यहां से सिंध से शुरू करें तो कराची, हैदराबाद, ठट्टा पर एक कुलाची सूबा होना चाहिए, फिर बकिया सिंध पर, अपर सिंध पर मेहरान, उसके बाद हम जाते हैं बहावलपुर, इसमें बहावलपुर और डेरा गाजी खान 2 डिवीजन आने चाहिए। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मुल्तान, जिसमें मुल्तान, साहिवाल और मियांवाली भी अगर चाहे तो उसमें शामिल हो सकता है, ये एक सूबा हो जाए। उसके बाद लाहौर एक सूबा हो सकता है जिसमें सेंट्रल पंजाब का इलाका है, और उसके बाद अगर हम देखें तो पोठोहार सूबा बन सकता है जिसमें पिंडी डिवीजन भी है, अटक है, वगैरह वगैरह। और अगर उसके साथ पोठोहार को मिला दिया जाए, चूंकि इनकी लैंग्वेज और चीजें बहुत सारी मिलती जुलती हैं, तो एक पोठोहार का सूबा बन सकता है। पोठोहार के बाद हम जाते हैं एक सूबा जिसमें पेशावर हो, जिसमें पेशावर और अपर जो इलाके हैं मालाकंड, दीर, अपर दीर, लोअर दीर, मर्दान, चारसद्दा, ये सारे उसमें शामिल होने चाहिए। इन पर हम तफसीली गुफ्तगू अलग से करेंगे। उसके बाद एक जो उनका जनूबी इलाका है केपीके का, उसको पख्तूनिस्तान या पख्तूनख्वा का नाम दिया जा सकता है, और पख्तूनख्वा होना चाहिए उसका नाम, जिसमें बन्नू, डेरा इस्माइल खान, ये होना, कोहाट होना चाहिए। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बलूचिस्तान, एक सूबा बलूचिस्तान होना चाहिए
जिसमें सिर्फ और सिर्फ बलोची और बराहवी बोले जाने वाले इलाके, जो बलोच इलाके हैं, उनमें होना चाहिए, जो एक हब से शुरू हो और उसमें अवरान भी हो, सारावान भी हो, मकरान भी हो, जालावान भी हो, ये तमाम जो बलोची बोलने वाले इलाके हैं उसमें शामिल होने चाहिए। और उसके बाद पश्तूनिस्तान, जो पश्तो बोलने वाला इलाका है बलूचिस्तान का, वो सब उसमें शामिल होना चाहिए। इसमें मजीद हम गुफ्तगू आगे जाके करेंगे, अगले प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन एक चीज बहुत अहम है कि हम जब ये गुफ्तगू करेंगे, हम चाहेंगे कि इसके साथ साथ जब ये इसका तरीका क्या होगा, इस पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जब हम ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में लोगों की तरक्की होनी चाहिए, तो पाकिस्तान में लोगों की तरक्की के लिए सबसे अहम जो मंसूबा है, हमने गुज़श्ता रोज कहा था कि पानी और बिजली के हवाले से कालाबाग डैम है। कालाबाग डैम बहुत अहम है हमारे लिए, लेकिन उससे ज्यादा अहम सीपैक है। सीपैक दुनिया का वो वाहिद मंसूबा है जिसकी जितनी हिमायत पाकिस्तान में हो सकती है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा ही मुखालिफत दुनिया में जो उन ममालिक की है जो इससे फायदा नहीं उठाने देना चाहते पाकिस्तान को। अब ये पाकिस्तानियों पर इन्हिसार है इसका कि पाकिस्तानी कैसे सीपैक को अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं। अभी तक तो यह है कि हम सीपैक के नाम पे पैसे लेते रहे हैं और उसके बाद सूद देते रहे हैं, कर्जे हमारे चढ़ रहे हैं और हमने कुछ नहीं किया, सिवाय गवादर में एक छोटी सी बंदरगाह जो बहुत अरसा पहले बनी थी, वो आज भी मौजूद है, उस पर काम शुरू नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि ऑपरेशनल हो गई है, पता नहीं कैसे ऑपरेशनल हुई है। साल में एक मरतबा उस पर खाद आ जाती है और एक मरतबा कुछ कंदुम मंगवा ली जाती है और कहा जाता है कि जी ऑपरेशनल हो गई, ऑपरेशनल हो गई है। हालांकि कोई ऑपरेशनल नहीं हुई, वो सिर्फ ढकोसला है। वहां चाइना वालों ने अपना एक सेंटर भी बना लिया है, वो मौजूद है। लेकिन जो एक इदारे के लिए, जो एक बंदरगाह के लिए जो तरीकाकार होना चाहिए, जो उसकी वर्किंग होनी चाहिए, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो मौजूद नहीं है। जैसा कि वहां कुछ जमीन चाइना ने ली कि जो फ्री पोर्ट के लिए कि वहां इंपोर्ट करें लोग और इंपोर्ट करके वहीं से एक्सपोर्ट कर दें चीजों को, तो वो भी अभी तक उसकी लीज खत्म हो जाएगी, उस पर काम शुरू नहीं होगा। यानी जो जिस लीज पे चाइना की हुकूमत ने लिया है, वो लीज का टाइम खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह हम उस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहां मुनाफिक गद्दार लोग भरे हुए हैं जो सिर्फ अपनी जेब के बारे में सोचते हैं, अपने पैसे के बारे में सोचते हैं, अपने औकात बढ़ाने के लिए, अपने बैलेंस बढ़ाने के बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए सोचते हैं। वो अपने मुल्क के बारे में कभी नहीं सोचते और वो लोग जो हैं वही हैं जो पाकिस्तान के गद्दार हैं। और ऐसे लोगों पर नजर भी रखनी चाहिए और उनको सजा भी देनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी आवाज पहुंच सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।